पीएम मोदी आज देश को क्या बड़ी सौगात देने वाले हैं? संघ प्रमुख ने वीर सावरकर को लेकर क्या कुछ बड़ा बयान दिया? 12 दिन में दूसरी बार क्यों बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम, और किसने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था? देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री मोदी आज गति शक्ति योजना को लॉन्च करेंगे। योजना के तहत केंद्र सरकार के रेलवे, सड़क परिवहन, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे 16 विभागों को मिलाकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। करीब 100 लाख करोड़ रुपए की योजना से देश में रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से इसका ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी दशहरे के दिन 7 पीएसयू लॉन्च कर सकते हैं। इन पीएसयू को रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया है। इन सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को रक्षा मंत्रालय, सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स और राज्य सरकारों से मदद मिलेगी, जिससे कि वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ढल सके। वीर सावरकर पर एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। आज के समय में वीर सावरकर के बारे में सही जानकारी का अभाव है। उनके मुताबिक हिंदू बगैर सिंधु नहीं रह सकता। भारत बट जरूर गया है, लेकिन एक दिन अखंड होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सोमवार को शहीद हुए वीरों के पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक आवास भेजे जा रहे हैं। पंजाब के शहीद जसविंदर सिंह का शव कपूरथला, मनदीप सिंह का शव गुरदासपुर और गज्जर सिंह का शव रोपड़ सड़क मार्ग से भेजा जा रहा है, जबकि शाहजहांपुर और केरल के शहीदों का पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से भेजे जाएंगे, जहां उनके परिजन अपने सपूतों का अंतिम संस्कार कर सकेंगे। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार और सुरक्षा बलों के एक्शन पर चेतावनी दी है और कहा है कि कश्मीर में हाल में हुई हत्याएं दुखद हैं, लेकिन ये सरकार की विफलता है। इसके चलते सरकार बिना सबूत के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अगर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाला जाएगा तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। श्रीनगर में कुछ दिनों पहले आतंकवादियों के हाथों मारे गए स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की आज श्री अखंड पाठ साहिब में अंतिम अरदास होगी। कार्यक्रम में घाटी के सिख सहित कई नेता और एसजीपीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाल ही में हुई हत्याओं के कुछ आरोपियों की सीसीटीवी और अन्य सूत्रों से शिनाख्त हो गई है। जल्द ही सबको गिरफ्तार किया जाएगा। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे का पीछा करने की खबर है। मामले को लेकर पुलिस से शिकायत भी की गई है। हालांकि पीछा करने वाले के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले आर्यन का केस देख रहे एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े मुंबई पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों पर पीछा करने की शिकायत महाराष्ट्र के डीजीपी से कर चुके हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में सीएनजी 49 रुपए 76 पैसे किलोग्राम मिल रही है, जबकि दिल्ली में पीएनजी की कीमत 35 रुपए 11 पैसे प्रति एससीएम होगी। 12 दिनों में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के लिए खुशखबरी है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने साल 2022 के लिए भारत को सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। इसमें भारत की विकास की रफ्तार 8.5% आंकी गई है। चीन और अमेरिका जैसे देशों की विकास दर भारत से पीछे दिखाई गई है। IMF के मुताबिक कोविड से हुए नुकसान के बाद भारत के हालात तेजी से सुधर रहे हैं। लखीमपुर केस को लेकर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले कांग्रेस डेलीगेशन। 80 कलशों को यूपी के हर जिलों में ले जाने का फैसला और बीजेपी का कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप। सियासत से जुड़ी तमाम अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज इस मामले में कांग्रेस का एक डेलीगेशन करीब 11:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी की अगुवाई में प्रियंका, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र को कस्टडी में लेने के बाद एसआईटी की टीम पुलिस लाइन में उससे पूछताछ कर रही है। आज गवाहों और आशीष के दावों को परखने के लिए एसआईटी उसे कुश्ती स्थल और मौका वारदात पर ले जा सकती है। मंगलवार को अरदास और दूसरे कार्यक्रमों के चलते उसे घटना स्थल और संबंधित स्थानों पर नहीं ले जाया जा सका। लखीमपुर के तिकुनिया कांड में आरोपी आशीष मिश्र के दोस्त अंकित दास ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने तिकुनिया कोतवाली से मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं अंकित दास के ड्राइवर शेखर भारती की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसआईटी ने उसकी भी 14 दिन की रिमांड मांगी है। इस पर आज सुनवाई होगी।
लखीमपुर कांड में न्याय दिलाने के लिए हादसे में मारे गए किसानों के अस्थि कलशों को यूपी के हर जिले में ले जाने का फैसला किया गया है। 24 अक्टूबर को इन अस्थि कलशों का विसर्जन किया जाएगा। किसान संगठन इसके जरिए इंसाफ की लड़ाई को राज्य के कोने कोने तक ले जाना चाहते हैं। मृतकों के परिजन, किसान संगठन और विपक्षी नेता लगातार केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में हाल ही में कई जगहों पर हुई दलितों की हत्या के खिलाफ बीजेपी, गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल और प्रियंका पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि लखीमपुर की इतनी फिक्र है, लेकिन कोई भी राजस्थान के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ के दलित समुदाय का खून दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला की अध्यक्षता में आयोग का एक दल आज राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर का दौरा करेगा। ये दल उस शख्स के परिजनों से मुलाकात करेगा जिसकी पिछले दिनों कुछ दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। सांपला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर से विधानसभा चुनाव के लिए अभियान का आगाज कर दिया। समाजवादी विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश कई जिलों की यात्रा करेंगे। अखिलेश के विजय रथ के आसपास काफी भीड़ दिख रही है। यात्रा के पहले फेज में अखिलेश यादव कानपुर और बुंदेलखंड पर फोकस कर रहे हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू कल संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात केसी वेणुगोपाल के कार्यालय में होगी। हरीश रावत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सिद्धू इसके लिए आज शाम दिल्ली रवाना हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के प्रभारी पीएल पुनिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ प्रस्तावित मीटिंग को लेकर कहा है कि उन्हें केवल उनके आने की जानकारी मिली है, बाकी जानकारी पीसीसी के पास होगी। पीएल पुनिया जी किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, ये उनसे मिलने पर ही साफ होगा। सीमा पार पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान फिर से घाटी में पत्थरबाजी वाला दौर वापस लाना चाहता है। उधर दिल्ली से गिरफ्तार आतंकवादी को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं और एलएसी पर चीन की जिद उसके ही सैनिकों के लिए कैसे जानलेवा साबित हो रही है। दुश्मन देशों की साजिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक बार फिर बुरहान वानी वाला दौर लाने की साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने त्योहारों के मौसम को चुना है। इस दौरान आतंकी धार्मिक स्थलों पर हमला करने की फिराक में है। खुफिया इनपुट के मुताबिक घाटी में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और पत्थरबाजी का दौर फिर से शुरू करने की साजिश की जा रही है। घाटी में फिर से माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तान आतंकियों और OGW नेटवर्क के जरिए बड़ी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। हाल के दिनों में टारगेट किलिंग की वारदात उसी साजिश का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकियों के लिए हमदर्दी बढ़ाने और लोगों के विरोध को फिर से हवा देने की साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का पाकिस्तान के मददगारों के खिलाफ भी ऑपरेशन तेज है। पुलिस ने जम्मू के सितवारी इलाके से आतंक के हमदर्द को पकड़ा है। ये ओवरग्राउंड वर्कर सरहद पार ISI के संपर्क में था। कल भी वो हथियार के साथ ड्रोन लेने अनंतनाग पहुंचा था। पूछताछ में उसने आतंकियों के कई और मददगारों के राज उगले हैं। जल्द ही पूरे OGW नेटवर्क पर बड़ा प्रहार होगा। घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातों के बाद हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि ISI ने लोकल आतंकी गुटों को नए आतंकियों की भर्ती का ऑर्डर दिया है। स्थानीय युवाओं को बरगलाने के लिए कुछ धार्मिक और स्थानीय नेता की भी मदद लेने की योजना बनाई है। अनंतनाग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को आतंकियों ने मदद नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एक संदिग्ध को राजस्थान के जोधपुर से हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया शख्स जोधपुर की आर्मी कैंट में MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का कर्मचारी है। जासूसी करने वाला युवक हनी ट्रैप का शिकार हुआ था और उसने WhatsApp के जरिए आर्मी एरिया की गोपनीय तस्वीर और जानकारी भेजी थी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मोहम्मद अशरफ भारत में 10 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहा था। ISI के स्लीपर सेल के तौर पर काम करने वाला अशरफ भारत में आतंकियों को हथियार भी मुहैया कराता था। फर्जी ID बनाकर अशरफ मौलवी बनकर आतंकियों का मददगार बना हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उसके साथियों का पता लगा रही है। LAC पर पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी जिद पर अड़ा है और जिनपिंग की ये जिद उसके ही सेना के जवानों पर भारी पड़ेगी। लद्दाख में -30 डिग्री की खून जमा देने वाली ठंड में चीनी सैनिकों के लिए डटे रहना बहुत मुश्किल है। अगर गतिरोध को लेकर कोई समाधान नहीं निकला तो सर्दियों में भी दोनों देशों के सैनिकों की तैनाती बरकरार रहेगी। LAC पर अभी दोनों तरफ से करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं।
LAC पर तैनात चीनी सेना के जवान कड़ाके की ठंड में बीमार पड़ने लगे हैं। पिछले 5 महीनों में PLA के 2 टॉप अधिकारियों में से एक की मौत हो चुकी है। -30 डिग्री तक की ठंड में चीनी जवानों का लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो रहा है। जून महीने में चीन को यहाँ तैनात 90% जवानों को रोटेट करना पड़ा था। यहाँ तैनात चीनी सैनिकों को पेट, हार्ट और फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो रही है। उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार से दुनिया वाकिफ है। अब एक किताब में चीन के उइगर मुस्लिम महिलाओं पर चीन के अत्याचार को लेकर नया खुलासा हुआ है। इन द कैंप्स चाइनाज हाई टेक पैनल कॉलोनी किताब में दावा किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर चीन की सरकार उन्हें हिरासत में ले रही है। भारत माता की जय नहीं बोलने पर कहां विवाद हुआ? किस राज्य में किसानों को बिजली कटौती के साथ साथ खाद की किल्लत का भी सामना करना पड़ा है? और कहां पर भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन प्रशासन ले रहा है? तमाम राज्यों की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भारत माता की जय न बोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बड़ौद जिले के एक प्राइवेट स्कूल में जनगण मन के बाद धर्म विशेष के छात्रों से भारत माता की जय बोलने के लिए कहा गया। इसी बात को लेकर स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुटी है। पहले से ही बिजली कटौती को लेकर परेशान मध्य प्रदेश के किसान अब खाद नहीं मिलने से बेहाल हैं। किसानों की शिकायत है कि उन्हें आवश्यकता से आधी खाद ही मिल पा रही है, जबकि प्राइवेट दुकानदार खुलकर ब्लैक में खाद बेच रहे हैं। किसानों ने इन हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अहमदाबाद में कारीगरों को कोरोना से भारी नुकसान हुआ है। इनकी शिकायत है कि कोरोना की सख्त गाइडलाइन की वजह से इस बार कम जगहों पर रामलीला का आयोजन हुआ है, जिसकी वजह से इनके रावण के पुतलों की डिमांड तेजी से घटी है। पहले रामलीला के दिनों में 90-100 रावण पुतलों की डिमांड हुआ करती थी, जो अब घटकर 20 से 25 रह गई है। दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां सितंबर महीने में डेंगू के 217 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं अक्टूबर के शुरुआती 13 दिनों में ही 139 केस सामने आ चुके हैं। वहीं इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के 480 केस दर्ज किए गए हैं। गनीमत है कि अभी तक दिल्ली में डेंगू से किसी की मौत की खबर नहीं है। उन्नाव में योगी सरकार एक और भूमाफिया की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगी। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लेते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। साथ ही उसकी 10 करोड़ की संपत्ति को भी चिन्हित कर लिया है। आरोपी के बेटे पर भी किसान की जमीन पर कब्जा करने का केस दर्ज हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बरसों से लालटेन की रोशनी में जिंदगी गुजारने वाले किसी बुजुर्ग शख्स के घर अगर बिजली से जगमगाने लगे तो उसके चेहरे पर भी ऐसी ही मुस्कान दिखेगी, जैसे इस समय चित्रकूट के रहने वाले शिवशंकर द्विवेदी के चेहरे पर है। शिवराज सरकार की आम लोगों के लिए शुरू की गई मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना के तहत इस परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिला है। मध्य प्रदेश में प्रशासन द्वारा महिलाओं की एक अनूठी दौड़ का आयोजन किया गया। भोपाल के फंदा कला गांव की इस दौड़ में उन महिलाओं ने हिस्सा लिया जिनकी बहुएं घर में शौचालय होने के बावजूद घर के बाहर शौच के लिए जाती हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली 18 महिलाओं ने शपथ ली कि उनकी बहुएं अब घर के बाहर शौच करने नहीं जाएंगी। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को इस नए अवतार में पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। हल्द्वानी के ऊंचा पुल में आयोजित रामलीला में बंशीधर भगत राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। बंशीधर भगत को राजनीति से जितना प्रेम है उतना ही लगाव उन्हें रंगमंच से भी है और उनका यही लगाव उन्हें बार बार रंगमंच की ओर खींच लाता है। पिछले 3 दशकों में वो रामलीला के अलग अलग किरदारों में नजर आ चुके हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। भक्त आज माता के महागौरी रूप का पूजन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा और व्रत करने से वो अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं। मां की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और तरक्की मिलती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने नवरात्रि में सप्तमी तिथि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में आरती की। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मालबर युद्धाभ्यास से चीन परेशान क्यों है? चीन कर रहा है रिमोट चलने वाले युद्धपोत का टेस्ट और तालिबान ने पाकिस्तान की एयरलाइंस पर क्यों लगाई रोक? इन तमाम खबरों को देखने के लिए दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए क्वाड देशों की नौसेना बंगाल की खाड़ी में मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास करने उतर चुकी है। कल से शुरू हुए युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय मरीन कमांडो फोर्स और मार्कोस के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। हिंद महासागर में ये युद्धाभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन रिमोट से चलने वाले लड़ाकू युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन सीक्रेट बेस पर इस युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है। अगर रिमोट से चलने वाले लड़ाकू युद्धपोत का टेस्ट सफल रहा तो समुद्र में चीन की ताकत अमेरिका से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।
चीन और ताइवान के बढ़ते तनाव के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन और ताइवान के बीच जंगी हालात आधुनिक हथियारों के विनाशकारी युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। चीन किसी भी हाल में ताइवान पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका ताइवान को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत के सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे श्रीलंका के 4 दिनों के दौरे पर कोलंबो पहुंचे हैं। इस दौरे में दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी। श्रीलंका में चीन की मौजूदगी को देखते हुए जनरल नरवणे का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच भविष्य में तनाव और गंभीर हो सकता है। जाने माने रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्मचिलानी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव से समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिमालय रीजन सबसे खतरनाक हो गया है। सीमा पर चीनी घुसपैठ के 17 महीनों बाद भारत का संयम भी कम हो रहा है। उनके मुताबिक चीन बातचीत के बहाने जमीन कब्जाने में जुटा है, जो भारत को मंजूर नहीं है। उत्तर कोरिया की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रतिबंधों का उल्लंघन कर बिजली संकट से जूझ रहे चीन को अवैध तरीके से कोयला बेच रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की जो कंपनियां कोयले की तस्करी कर रही हैं, उनका संचालन सरकारी एजेंसियां करती हैं। चीन में कोयला संकट की वजह से आयात में कटौती और घरेलू उत्पादन की कमी को बताया जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन से भारी तनाव के बीच ईरान की सेना ने एयर डिफेंस एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी है। इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान क्रूज मिसाइल अटैक, ड्रोन हमला और स्टील्थ विमानों से होने वाले हमलों से बचने का अभ्यास किया गया है। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका से सहमति नहीं बनने के बाद से ही ईरान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा है। तालिबान और अफगानिस्तान की दोस्ती में खटास बढ़ती दिखाई दे रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर रोक लगा दी है। तालिबान सरकार ने ये फैसला अफगानिस्तान के निजी एयरलाइंस के मेयर के विमानों के पाकिस्तान में लैंड करने पर रोक लगाने के बाद लिया है। T20 लीग के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से दिल्ली की टीम भिड़ेगी या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, इसका फैसला आज होगा। आज दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली और कोलकाता के बीच एक अहम मुकाबला होने वाला है। उधर किसने विराट कोहली को नाकाम कप्तान बताया और धोनी ने देश के लिए कैसे दरियादिली दिखाई। अब आपको T20 लीग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। टॉप 9 T20 लीग। T20 लीग के फाइनल में जगह बनाने के लिए आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दूसरे क्वालिफायर में मुकाबला होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शारजाह में खेला जाएगा। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम 15 अक्टूबर को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। कोलकाता की टीम साल 2012 और साल 2014 में T20 लीग की चैंपियन बनी थी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बार भी T20 लीग का खिताब नहीं जीत पाई है। इस सीजन में दिल्ली की टीम ने ग्रुप स्टेज तक 14 मुकाबलों में से 10 मैच जीते थे, जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। प्लेऑफ में दिल्ली की टीम 20 अंक के साथ नंबर 1 पर रही है। दिल्ली की टीम इस सीजन में चेन्नई के खिलाफ 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि पहले क्वालिफायर में उसे हार का सामना करना पड़ा था। T20 लीग में 9वीं बार फाइनल में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब तक 3 बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। साल 2010 और 2011 के बाद चेन्नई ने साल 2018 में T20 लीग का खिताब जीता है। धोनी की कप्तानी में खेल रही चेन्नई की टीम को इस बार खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इस बार भी चेन्नई ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में 14 में से 9 मैच जीते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।